चलिए गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास को। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर हम लोग आज 11 को डिस्कस कर रहे हैं। 11 के सेक्शन 206 तक आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके थे, वहाँ से आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग सीधे चैप्टर 11 पर IPC के लिए। सेक्शन 206 आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये थर्ड क्लास है आपकी। जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 207 में क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए, कुछ रिवाइज तो नहीं करना है आपको? सेक्शन वगैरह रिवाइज तो नहीं करने हैं? नहीं सर, चलो ओके। ध्यान दीजिए, सेक्शन 207 पर थोड़ा सा एक नज़र डालिएगा। संपत्ति या उसके समापन के लिए किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपट पूर्वक दावा। देखिए फिर से सुनिए जरा ध्यान से। संपत्ति पर उसके समापन किए जाने में या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने से निवारित करने के लिए कपट पूर्वक दावा। अगर कोई व्यक्ति दावा करता है जो संपत्ति है उसको समापन करना है और उस पर जब उसका निष्पादन हो रहा है तो उस पर कोई कपट पूर्वक अपना दावा प्रस्तुत कर देता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा देखिए जरा ध्यान दीजिए। जो कोई किसी संपत्ति को या उसमें के किसी हित को यह जानते हुए कि ऐसी किसी संपत्ति या हित पर उसका कोई अधिकार या अधिकारपूर्ण दावा नहीं है, ना तो कोई अधिकार ना ही कोई अधिकारपूर्ण उस पर दावा है, फिर भी कपट पूर्वक प्रतिगृहित करेगा या प्राप्त करेगा या उस पर दावा करेगा, अथवा किसी संपत्ति या उसमें के किसी हित पर किसी अधिकार के बारे में इस आशय से प्रवंचना करेगा कि तद द्वारा वह उस संपत्ति या उसमें के हित का ऐसे दंडादेश के अधीन जो न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनाया जा चुका है या जिसके बारे में वह जानता है कि न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका सुनाया जाना संभाव्य है, समर्पण के रूप में या जुर्माने के चुकाने के लिए लिया जाना या ऐसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में जो सिविल वाद में न्यायालय द्वारा दिया गया हो या जिसके बारे में वह जानता है कि सिविल वाद में न्यायालय द्वारा उसका दिया जाना संभाव्य है, दिया जाना निवारित करे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये आपने सेक्शन पढ़ा, इसको सिंपल भाषा में थोड़ा सा समझिए आप। कोई संपत्ति है, कोई भी संपत्ति आप मान के चलिए, जैसे हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि एक प्रॉपर्टी है, ये तो समझिए ये प्रॉपर्टी है। अब इसके ऊपर कोई लायबिलिटी है जिसकी वजह से कोर्ट के द्वारा या किसी ऐसे सक्षम प्राधिकारी के द्वारा इस संपत्ति को समापन किया जा सकता है, यानी कि फोरफीचर किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक जेड नाम का व्यक्ति आकर के अपना दावा कर देता है। अगर इस संपत्ति पर ये दावा कर दे जबकि जेड का यहाँ पर कोई भी अधिकार नहीं है, जेड का कोई राइट भी नहीं है, और फिर भी इस संपत्ति पर वो कब्जा बना ले, जैसे उसको ये पता चल जाए कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी में इसका दावा है और इस उद्देश्य से, वो दावा करने के उद्देश्य से इस पर वो अपना कब्जा बना ले। कौन बना ले? जेड, जबकि जेड का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति ये करता है और जब उसे ये पता चलने वाला कि कोई भी ऐसा सक्षम प्राधिकारी है या कोई न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कोई ऐसा निर्णय सुनाया जा चुका है या सुनाया जाने वाला है जिससे इस संपत्ति को समापन किया जा सकता है, और इसको जब समापन की बात आती है या फिर कहीं व्यनित करने की बात आती है, तो इस कंडीशन में ये जेड व्यक्ति अपना यहाँ पर अगर हक बताना शुरू कर दे तो इस व्यक्ति को कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है? तो कहा गया देखिए इस व्यक्ति को 2 वर्ष तक का ही हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कैसा हो सकेगा? दोनों भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। अब यहाँ पर बात की दोनों भांति के कारावास के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, कठिन या सादा हो सकता है, और 2 वर्ष का कारावास, या फिर यहाँ पर देखो जुर्माने की भी बात की गई है, और या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, 2 वर्ष तक का कारावास भी दिया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया सभी को?
चलिए जरा नेक्स्ट देखिए सेक्शन 208 में, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। ऐसी राशि के लिए जो शोध ना हो, कपट पूर्वक डिक्री होने देना, सहन करना। ध्यान देना, ऐसी राशि के लिए जो शोध नहीं है और कपट पूर्वक उसकी डिक्री होने देना कोई व्यक्ति सहन करता है, तो इसी कंडीशन में क्या होगा। देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति के बाद में ऐसी राशि के लिए जो ऐसे व्यक्ति को शोध ना हो या शोध राशि से अधिक हो, या किसी ऐसी संपत्ति या संपत्ति के हित के लिए जिसका ऐसा व्यक्ति हकदार ना हो, अपने विरुद्ध कोई डिक्री या आदेश कपट पूर्वक पारित करवाएगा, जिसका वो खुद ही हकदार नहीं है और उसके विरुद्ध करवाएगा, या पारित किया जाना वह सहन करेगा, अथवा किसी डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात किसी ऐसी बात के लिए जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की तुष्टि कर दी गई हो, अपने विरुद्ध कपट पूर्वक निष्पादन करवाएगा या किया जाना सहन करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो पनिशमेंट की कितनी बात की गई है यहाँ पर, ये देखिए 2 वर्ष तक की होगी, जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसका इलस्ट्रेशन एक बार थोड़ा सा समझिए तो ये क्लियर समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इसको एक करके डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, या के विरुद्ध एक बाद का संस्थित करता है, यानी कि या नाम का जो व्यक्ति है ये, और इसके विरुद्ध एक का नाम का व्यक्ति एक केस लगाता है। देखिए यहाँ पर, तो यह संभव जानते हुए कि का उसके विरुद्ध डिक्री अभी प्राप्त कर लेगा, या यह संभव जानते हुए कि का उसके विरुद्ध डिक्री प्राप्त कर लेगा। अब खा के बाद में जिसका उसके विरुद्ध कोई न्याय संगत दावा नहीं है, अधिक रकम के लिए अपने विरुद्ध निर्णय किया जाना, इसलिए कपट पूर्वक सहन करता है कि खास स्वयं अपने लिए या के फायदे के लिए या की संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय के आगमों का अंश ग्रहण करे जो का की डिक्री के अधीन किया जाए, या ने इस धारा के अधीन अपराध किया है। अब देखिए जरा यहाँ पर समझिएगा इसको थोड़ा ध्यान से, इलस्ट्रेशन में क्या कह रहा है। देखो, एक या नाम का व्यक्ति है, ये या नाम का होगा, और इस पर कौन केस लगा रहा है, इस पर एक का नाम का जो व्यक्ति है इसने केस रजिस्टर करा दिया, इस पर या पर। किसके लिए, या यह संभव जानते हुए कि का उसके विरुद्ध डिक्री अभिप्राप्त कर लेगा, और या को ये पता है कि का यहाँ पर केस जीत जाएगा। अब क्या हुआ, खा के बाद में जिसका उसके विरुद्ध कोई न्यायसंगत दावा नहीं है, और किसके, खा का बाद, ये जो केस था ये एक्चुअल में किसका होना चाहिए था, खा नाम का व्यक्ति का। ठीक, अब देखो, अधिक रकम के लिए अपने विरुद्ध निर्णय किया जाना, इसलिए कपट पूर्वक सहन करता है। या क्यों अपने विरुद्ध कर रहा है, क्योंकि ये संपत्ति का को मिल जाएगी, और संपत्ति किसकी है एक्चुअल में, खा की। अब क्या करता है कि खास स्वयं अपने लिए या के फायदे के लिए या की संपत्ति के किसी ऐसे विक्रय के आगमों का अंश ग्रहण करे। तो जो ये संपत्ति है इसके कोई जो अंश हैं वो थोड़े से अंश ग्रहण करे, मतलब कुछ हिस्सा ले, कोई और फ़ायदा जो उससे फ़ायदा होने वाला, जैसे रेंट वगैरह कुछ भी आता हो, उसका कुछ भी लेता तो वो अंश माना जाता कि उसका एक कोई भी पार्ट जो का की डिक्री के अधीन किया जाए। और यहाँ पर का को जो डिक्री न्यायालय से प्राप्त हुई है उसके अधीन उसका वो किया जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, जो का की डिक्री के अधीन किया जाए, या ने इस धारा के अधीन क्या किया है, अपराध किया है। तो जो या व्यक्ति है, तो ऐसा लग रहा है कि या और ये का, ये दोनों आपस में मिल गए हों, मिलकर के किसी प्रॉपर्टी पर ये हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एक्चुअल प्रॉपर्टी किसकी है, खा की है। तो का ने या पर केस लगाया और कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पर का के फेवर में डिक्री कर दी। अब जब डिक्री कर दी तो या चुपचाप यहाँ पर कोई रिवॉल्ट नहीं कर रहा है, जबकि का को यहाँ पर रिवॉल्ट करना चाहिए कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं, ये खा की। का चुपचाप अपना सहन कर लेता है और का को ये खा की प्रॉपर्टी इसको मिल जाती। अब इसमें से ये बाद में हिस्सा बांट कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई भी करे तो यहाँ कह रहे हैं कि या ने इस धारा के अधीन ये अपराध किया हुआ है। अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को कि नहीं हुआ? यस सर।
हाँ बताइए। चलिए आगे देखिए ज़रा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा सेक्शन 209 में। केवल इसमें आपको कंसेप्ट अपना क्लियर करते जाइए। बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा करना। अब कोई व्यक्ति बेईमानी से न्यायालय में मिथ्या दावा कर देता है कि साहब ये प्रॉपर्टी मेरी, किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, और कई बार ऐसे लोग जीत भी जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके फेवर में उन्होंने कहीं से कलेक्ट कर लिए हैं, तो जबकि प्रॉपर्टी दूसरी हो। और कैसे कर रहा है यहाँ पर, देखिए बेईमानी से। अब जरा ध्यान दीजिए, जो कोई कपट पूर्वक या बेईमानी से, या तो वो कपट पूर्वक करे या बेईमानी से करे, या किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ कारित करने के आशय से न्यायालय में ऐसा दावा करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 2 वर्ष तक दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो बेईमानी से अगर कोई लेता तो सेक्शन 209 का आप जरा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, इसको 2 वर्ष का पनिशमेंट दिया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सेक्शन, अब यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, सेक्शन 210 में देखिए, ऐसी राशि के लिए जो शोध नहीं है, कपट पूर्वक कोई डिग्री अभी प्राप्त करना। ऐसी राशि, शोध का मतलब ये होता है कि उसे मिलनी ही नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ अभी लाइबिलिटी नहीं आई है, और फिर भी उसके लिए वो कपट पूर्वक कोई डिग्री अभी प्राप्त करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। जो कोई किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी राशि के लिए जो शोध ना हो, या जो शोध राशि से अधिक हो, या किसी संपत्ति या संपत्ति न के हित के लिए जिसका वह हकदार ना हो, डिक्री या आदेश कपट पूर्वक अभिप्राप्त कर लेगा, या डिक्री या आदेश को उसके तुष्ट कर दिए जाने के पश्चात ऐसी बात के लिए जिसके विषय में उस डिक्री या आदेश की पुष्टि कर दी गई हो, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कपट पूर्वक निष्पादित करवाएगा, या अपने नाम में कपट पूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जिसका किया जाना सहन करेगा, या किए जाने की कोई अनुज्ञा देगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि जिस व्यक्ति ने, जैसे किसी ने कोई धन नहीं कमाया, फिर भी उसके लिए कपट पूर्वक कोई डिग्री प्राप्त कर ले उस धन के लिए, तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा उसे, 2 वर्ष तक की अवधि हो सकेगी, या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ शोध का मतलब ये है कि आपने कोई धन तो नहीं कमाया, लेकिन फिर भी उसके लिए आपने कपट पूर्वक कोई डिग्री अभी प्राप्त कर दी है। और कैसे किया, कपट पूर्वक, तो कपट पूर्वक की होगी, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा करके ऐसे प्राप्त किया होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, तो उस सिचुएशन में ये कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, 2 वर्ष तक का पनिशमेंट, जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 211 की तरफ हम लोग चलना। देखिए, क्षति करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई या आरोप के लिए कोई न्याय संगत या विधिपूर्ण आधार नहीं है, तो क्षति करने के आशय से कोई मिथ्या अगर आरोप लगाता है, और जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई या आरोप के लिए कोई न्याय संगत विधिपूर्ण आधार नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्षति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित करेगा। कैसे करेगा, दांडिक कार्रवाई, क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करेगा या करवाएगा, और उस व्यक्ति पर मिथ्या आरोप लगाएगा कि उसने अपराध किया है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, देखिए जरा ध्यान दीजिए, वही 2 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई सभी को। आप देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी दांडिक कार्रवाई मृत्यु, आजीवन कारावास, या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के मिथ्या आरोप पर संस्थित की जाए। मतलब झूठा आरोप लगा करके अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जिससे मृत्यु की उसको सजा मिल सकती है, आजीवन कारावास की मिल सकती है, या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की बात करते हैं, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, चलो अगला जरा ध्यान दीजिएगा। ये ऑलरेडी आप ऐसे पढ़ चुके हैं सेक्शन, तो मुझे लग रहा है आसानी से आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, अपराधी को साश्रय देना। साश्रय मतलब किसी व्यक्ति को आश्रय देना, और वो कौन हो, अपराधी हो,
तो कितना पनिशमेंट मिलेगा, ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब कोई अपराध किया जा चुका, कोई अपराध किया जा चुका है उस कंडीशन में, और यहाँ पर तब जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता हो या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह अपराधी है, तो वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से साश्रय देगा या फिर छिपाएगा। किसी व्यक्ति को पनिशमेंट होने से अगर वो बचाता है, रोकता है या फिर छिपा रहा है, यहाँ पर देखो दो यहाँ बताएगा, या तो उसे आश्रय देगा, साश्रय पे आप बोल सकते हो, या छिपाएगा। दोनों कंडीशन में यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तब वो इस अपराध को मान लिया जाता है कि उसने किसी अपराधी को आश्रय दिया है, साश्रय दिया। अब वो यहाँ पर कितना उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, इस बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आप पढ़ रहे हैं। यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो, ऐसा कोई अपराधी जिसका जो अपराध है ना वो किसी मृत्युदंड से दंडनीय है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, कौन, जिसने आश्रय दिया है वो व्यक्ति दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? जल्दी से बताइए, समझ नहीं आया हो तो बताइए, फिर यहाँ अलग से समझाते हैं। यस सर। ठीक है, आप जरा देखिए, जो यहाँ आश्रय दे रहा है, जो अपने घर में रख रहा है, उसको यहाँ 5 वर्ष तक की बात की गई है। अब अगली बात कर रहा है यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति, दूसरा में देखिए, यदि अपराध आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय हो, कोई भी अपराध ऐसा है जो कि आजीवन कारावास या कारावास से केवल दंडनीय हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। और यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर बात कितनी की गई, 3 वर्ष तक की, ठीक, और प्लस यहाँ पर फाइन भी लगाया जाएगा। अब आगे जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट ये पॉइंट पर, और यदि वह अपराध 1 वर्ष, तो यहाँ पर आप देखते जाए, जहाँ मृत्यु से दंडनीय है वहाँ कितने वर्ष तक की बात की गई कि वहाँ इसको 5 वर्ष तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब अगली जो बात की गई है यहाँ पर कि अगर कोई अपराध ऐसा हो जो आजीवन कारावास से हो या फिर 10 वर्ष या उससे अधिक के लिए होता है, तो यहाँ पर 3 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट दिया जाएगा जिस व्यक्ति ने यहाँ पर आश्रय दिया हुआ है। अब यहाँ कह रहा है कि अगर अपराध 1 वर्ष तक, ना कि 10 वर्ष तक के कारावास, केवल 1 वर्ष तक का हो, ना कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक, तो दीर्घतम अवधि कितनी होगी, जितनी भी, तो 1/4 का मतलब हो गया, अगर किसी को 10 वर्ष से नहीं होनी चाहिए, 1 वर्ष तक और उससे कम हो, तो यहाँ पर देखें जरा क्या हो, जैसे मान लीजिए किसी को 3 वर्ष का दिया गया, तो 1/4 कितना हो जाएगा यहाँ पर, या 1 साल में, 1 साल में होते हैं 12 मंथ, जब ध्यान दीजिए 1 साल को ऐसे काउंट कर लेते हैं, 1 साल में होगा 12 मंथ, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 3 मंथ्स, इतना ही हुआ ना इसका। तो ये 3 मंथ्स तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो 1/4 निकालना वैसे आप लोगों को आता है। और यहाँ पर चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, या फिर यहाँ पर जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कब, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और यदि अपराध 1 वर्ष तक, ना कि 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, अगर 1 वर्ष तक का है तो इतना 1/4 की बात कर लेंगे, जितना दीर्घतम अवधि तक का होता है वो। अब जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट, इस धारा में अपराध के अंतर्गत भारत से बाहर किसी स्थान पर किया गया ऐसा कार्य आता है जो यदि भारत में किया जाता तो निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत आता। किस किस में, मुझे ऐसा लग रहा है ये सेक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या, 302, 304, 382, 292, 393, 394, 395, 96, 97 और 398, 399, 402, 435, 436, 449 और 450, 457, 458, 459 सॉरी और 460 में किसी धारा के अधीन दंडनीय होता।
और हर एक ऐसा कार्य इस धारा के प्रयोजन के लिए ऐसे दंडनीय समझा जाएगा मानो अभियुक्त व्यक्ति उसे भारत में करने का दोषी है। अगर कोई भारत के बाहर भी ऐसा अपराध करता है तो भी ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने भारत के भीतर ही ये अपराध किया हुआ है। इतनी बात ये क्लियर हो गया सभी को इस बारे में? जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, आप जरा इसका एक्सेप्शन पर थोड़ा सा नजर डालिए। ये आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर एक्सेप्शन, देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन में क्या कह रहे हैं, इस उपबंध का विस्तार किसी ऐसे मामले पर नहीं है जिससे अपराधी को आश्रय देना छिपाना उसके पति या पत्नी द्वारा किया जाए। तो पति और पत्नी को हर जगह सब यहाँ पे इनको रिलैक्स किया गया सभी सेक्शन में कि अगर आश्रय से संबंधित जितने भी होंगे वहाँ पर पति या पत्नी एक दूसरे को आश्रय देते हैं तो वो आश्रय की श्रेणी में काउंट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये रहा, इसमें ज़रा ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। का यह जानते हुए खाने डकैती की है, का ये जानता है कि खाने डकैती की है, खा को वैध धन से प्रतिच्छादित करने के लिए जानते हुए छिपा लेता है, वहाँ खा आजीवन कारावास से दंडनीय है। का 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है और जुर्माने से भी, और किससे, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा यहाँ अपराध? ये सॉरी एक सेकंड रुकिएगा गाइस, हाँ ये वाले में क्लियर हो गया इतना। तो इनमें आपको लिखना मृत्युदंड से अगर दंडनीय अपराध के लिए कोई आश्रय देता है तो 5 वर्ष, बाकी के लिए कितना हो गया 3 वर्ष, और 1 वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पर 1/4। ठीक, और भारत के बाहर कोई अपराध करता तो ऐसा मान लिया जाएगा कि उसने भारत में किया है। पति और पत्नी को यहाँ पर रिलैक्स किया गया है आपस में अगर वो एक दूसरे को आश्रय देते हैं। चलो अगला जगह ध्यान दीजिएगा, सेक्शन नंबर 213 में देखेंगे अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। अगर कोई व्यक्ति उसको रोकने के लिए कि उसको दंड ना दिया जाए उसके संबंध में कोई उपहार लेता है तो यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए इस संबंध में आपको बताना चाहेंगे। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा, आधे के ऊपर कैसे बैठेगा? रुकना है उनको पकड़ के ना जरा मैं नीचे कर देता हूँ। यहाँ भी नहीं हो रही, नहीं ऐसे कैसे, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, बोर हो जाओ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे फिर उसको थोड़ा सा। चलिए सेक्शन 213 पर एक नज़र डालते हैं कि अपराधी को दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए उपहार आदि लेना। ये क्या होता है? अपराधी को जो दंड है उससे बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति कोई उपहार ले ले, रिश्वत ले ले, तो इस कंडीशन में क्या होगा देखिए जरा ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि जो कोई अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी संपत्ति का प्रत्यास्थापन किसी अपराध के छिपाने के लिए या किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए वैध दंड से प्रतिच्छादित करने के लिए या किसी व्यक्ति के विरुद्ध वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई ना करने के लिए, ध्यान दीजिए कार्रवाई ना करने के लिए, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हो फिर से कोडिफाई कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, इस पर जरा लाइन ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं? ना करने के लिए प्रतिफलस्वरूप प्रतिगृहित करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा या प्रतिगृहित करने के लिए करार करेगा। कोई एग्रीमेंट भी करता है तो भी। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, तो ये तो हो गया अपराध पूरा जो आपने ऊपर की लाइन में ये पढ़ा हुआ है, ये वाले ये पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक का अपराध हो गया। अब इस अपराध के लिए पनिशमेंट कैसे मिलेगा उसके लिए ये टर्म्स कंडीशन देखिए जरा, देखें जरा क्या कह रहे हैं। ये यदि अपराध की बात की गई है, यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय हो तो उसे कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि यदि वह अपराध मृत्यु से दंडनीय हो और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, ये देखिए जरा 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान रखना, अगर मृत्यु दंड से है तो 7 वर्ष तक की, कौन सा जिसका कर्तव्य हो कार्रवाई करने का और वो व्यक्ति कार्रवाई ना करे उसके बदले में वो उसे उपहार ले ले,
तो उस कंडीशन में उसे 7 वर्ष तक का पनिशमेंट दिया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ बात करते हैं आजीवन कारावास या कारावास से कोई दंडनीय हो, तब जब कोई अपराध है ऐसा जो आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो देखिए क्या कहना है, तथा यदि वह अपराध जो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी होगी, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, 3 वर्ष तक की होगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कब, पहले मृत्युदंड से है तो यहाँ बात की गई 7 वर्ष की, आजीवन कारावास या कारावास से कोई दंडनीय है तो वह दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी। यहाँ 3 वर्ष की बात की गई है और यहाँ पर कितनी की गई थी, 7 वर्ष की बात की गई थी। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं ये यदि वह अपराध 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो, कितने से, 10 वर्ष के कम के, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से इतनी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि हो उसकी 1/4 तक हो सकेगी। कितने तक हो सकेगी, यहाँ पर 1/4 तक की बात की गई। जैसे मान लीजिए किसी में 5 वर्ष तक का पनिशमेंट मिलता है अगर, तो 5 वर्ष का 1/4 कितना हो जाएगा, तो इसका 1/4 हिस्सा इनको देना पड़ेगा। तो वही कर लेते हैं, 1 वर्ष बराबर 3 माह, तो 5 वर्ष बराबर 15 महीने का इसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और क्या बात की है, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर हो गया गाइस इतना, सेक्शन 213। यस सर। चलो सेक्शन 214 पर थोड़ा सा नजर डालिएगा, देखिए जरा, के लिए सही रहेगा। मतलब आज सही इतना रहेगी जी सर। 2000 में, चलो अच्छा ठीक है गाइस, कोई बात कोई बात नहीं, जितना समझना है उतना पढ़ लीजिए, बाकी का कल पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं। चलिए गाइस, तो क्लास को आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस। Thank you, sir. ओके, वेलकम गाइस।